दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की घटनाएं जो है, बांग्लादेश में तो उबाल है ही, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, सामाजिक अनरेस्ट है। लेकिन कहा जाता है कि पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी तपस जो है वह अपने घर तक भी आती है। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, अत्याचार तो वैसे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन पर भी हो रहे हैं, लेकिन सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं जो नॉन इस्लामिक हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की हो तो भारत का तपना स्वाभाविक है। और इस मुद्दे को लेकर अब भारत की राजनीति भी धीरे धीरे उबाल पर आने लगी। हाल के दिनों में भारत के जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, फिर पीडीपी महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, ये सारी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के को देख के, नुकसान को देख कर, नफा नुकसान के अनुसार अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। वह भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने लगी है। हालांकि इसके पहले से भी वह हिंदुओं के मुद्दे को लेकर राजनीति करती रही है। इस पूरे मामले को हम विश्लेषित करें उसके पहले आपसे आग्रह कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। इसके विश्लेषण करने के पहले हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना पड़ेगा। वास्तव में जब देश का बंटवारा हुआ तो वह बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। जो मुसलमानों ने, उनकी एक मांग थी कि हिंदुओं के साथ मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकते, और उन्होंने एक अपना अलग देश की डिमांड की और वह देश बना भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ। और जब यह देश बना पाकिस्तान, तो एक पश्चिमी पाकिस्तान था, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान देश बन गया। वहां के संविधान में उस देश को इस्लामिक देश घोषित किया गया, जबकि भारत जो था उसने धर्मनिरपेक्षता की राह अपनाई। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हुई, लेकिन यह कुनबा इतना कमजोर था कि यह मुख्य धारा की बहस में आ ही नहीं सका, और जब बहस में ही नहीं आ सका तो इसके स्वरूप बदलने की कोई बात नहीं थी। और आजादी के बाद से लेकर तकरीबन 90 के दशक तक मुख्य धारा की राजनीति में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राजनीतिक मुख्य धारा बनी रही। लेकिन 90 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद धीरे धीरे मुख्य धारा में अपनी जगह बनानी शुरू की। तो वहीं 1992 में जब पूर्वी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, वहां उर्दू भाषा थोपी जाने लगी, तब इस पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली थे वो मातृभाषा के अपने
अस्तित्व को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हुए और वे विरोध में उठ कर रहे। इस भाषाई आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की ओर से वहाँ काफ़ी जुल्म सितम किए गए, लेकिन यह भाषाई आंदोलन उग्र उग्र और उग्र होता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो उस समय यह नहीं था कि ये जो देश बन रहा था वह इस्लाम के नाम पर बन रहा था। 1947 में इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन 71 में यह इस्लाम के नाम पर नहीं बन रहा था, बल्कि बंगाली अस्मिता के नाम पर बन रहा था। लेकिन और जब बना तो इसके संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। वहाँ भारी संख्या में हिंदू और अल्पसंख्यक थे। लेकिन मुजीबुर रहमान की जो राजनीतिक हत्या हुई, उस हत्या के बाद से ही वहाँ गैर मुस्लिमों पर जो है अत्याचार होना शुरू हो गया। ये आज जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश जब बना तब बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 24% था और आज यह घटते घटते तकरीबन 8-8.5% रह गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले महबूबा मुफ्ती की। उनका बयान था कि बांग्लादेश में जैसे ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तो बांग्लादेश और भारत में क्या अंतर है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की इस बयान पर न केवल सत्ताधारी पार्टी बल्कि अन्य विरोधी दलों ने भी लगभग मुख्यधारा की सभी पार्टियों ने इस पर विरोध जताया। ठीक है, ये राजनीतिक बयान था, उसके विरोध हुए, किसी बयान के विरोध और समर्थन हो सकते हैं, लेकिन इस बयान के पीछे के निहितार्थ क्या थे उसे समझना जरूरी है। वास्तव में जम्मू कश्मीर जो है वह एक मुस्लिम बहुल, खास करके कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है और महबूबा मुफ्ती सहित चाहे उमर अब्दुल्ला हो या अन्य जो कश्मीर की राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह यह मैसेज देना चाहती है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक हित इसी चीज से सधता है। अगर महबूबा मुफ्ती से पूछा जाए 1989 के बाद जो कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ हुआ वह क्या था। हिंदू पंडित वहां अल्पसंख्यक ही थे। उस राज्य के दायरे में अगर देखा जाए तो कश्मीर के मुसलमान और अगर हिंदू पंडितों की देखी जाए तो हिंदू पंडित वहां अल्पसंख्यक ही थे और रातों रात वहां से हिंदू पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा और आज तक उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसके बाद 2 दिसंबर को ममता बनर्जी का बयान आता है कि वह कहती हैं कि भारत सरकार को
बांग्लादेश के मुद्दे पर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और वहाँ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन भेजने के बारे में यूनाइटेड नेशन से संपर्क करना चाहिए। अचानक से ममता बनर्जी का यह बयान आना बहुत कुछ कहता है। इसके पहले जब अगस्त में बांग्लादेश में अस्थिरता आरंभ हुई थी, राजनीतिक अराजकता जब आरंभ हुई थी और भारत सरकार ने बांग्लादेश से लगे सीमाओं को सील कर दिया था, तब यही ममता बनर्जी ने कहा था कि वहां से आने वाले लोगों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके पहले ममता बनर्जी की छवि पूरे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की समर्थक एक राजनीतिक नेता के रूप में रही है। पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के अनुसार लगभग 28% यहाँ की जनसंख्या मुसलमानों की है और इनमें से बहुत भारी संख्या जो है वह बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी मुसलमानों की है और यह माना जाता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक यह मुसलमान है। लेकिन ममता बनर्जी को यह भी समझ में आता है कि लगभग 1.25 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर अभी वह हिंदुओं के पक्ष में अगर माहौल नहीं बनाती हैं तो जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के हिंदू लामबंद होंगे और ऐसे में ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस दिशा में भाजपा की ओर से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी जो है उनके नेतृत्व में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा जहाँ से मुख्य आवाजाही होती है, पेट्रोपॉल सीमा, वहाँ बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार से मांग रखी कि वह त्वरित कार्य करे, क्योंकि उसका कहना है कि केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया जो है वह बड़ी धीमी है, मंद है और उदासीन है। इसका मकसद है कि वह इस बहाने हिंदुओं के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने भी यही कहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से कोई वहाँ जो भी सरकार आई है, वो जो एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस उस सरकार के, उनके नेतृत्व में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा मारकाट बड़े पैमाने पर हो रही है और इसमें भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाता हुआ नहीं दिख रहा। मायावती जी दलितों की राजनीति करती हैं और यही मायावती अपने वोट बैंक के लिए, दलितों को खुश करने के लिए हिंदुओं को अगड़ी पिछड़ी जातियों में, दलितों में बांटने की कोशिश करती रही हैं। आज उन्हें हिंदू प्रेम उनका भी उमड़ पड़ा है। हाल के कुछ वर्षों में, जब से एक तरह से कहा जाए कि जब से भाजपा के नेतृत्व में 2014 से केंद्र में सरकार बनी है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस तरह के कार्य करते रही है
कि भाजपा वाले तो एक नया नामकरण ही उनसे दे दिए कि आधुनिक भारत का यह मुस्लिम लीग है। बावजूद इसके कांग्रेस की सांसद रंजिता रंजन ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर चिंता जताई, और न केवल चिंता जताई बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार से सार्थक और ठोस कदम उठाने की मांग की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और उसकी अनुषांगिक संगठन जो है वे तो कर ही रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार क्या कुछ कहना चाहती है, करना चाहती है या नहीं करना चाहती, और नहीं करना चाहती तो क्यों नहीं करना चाहती। एक सरकार के लेवल पर सरकार को कोई भी कदम उठाने के पहले कई ऐसे कारण होते हैं जिन पर विचार करना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना, कूटनीतिक के रास्ते, व्यापारिक हित, कुल मिलाकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कोई कदम उठाने की जरूरत होती है और उसके अनुसार सरकार काम करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है, क्योंकि इसी वेट एंड वॉच की रणनीति में ही उसको अपना राजनीतिक फायदा दिखता है। क्योंकि जिस तरह धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे भारत में हिंदुओं का आक्रोश बढ़ेगा, हिंदुओं में उबाल आएगा और आक्रोशित हिंदू को अपना एकमात्र हितैषी राजनीतिक दल अगर कोई दिखेगा तो वह भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना के चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार भारत की सरकार की तरह काम कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। इस वीडियो में हमने जो कहा हो सकता है कि आप इससे असहमत हो, लेकिन अपनी असहमति कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि संवाद का सिलसिला यूं ही बना रहे। नमस्कार।